बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बनीगाला पहुँच गए हैं और जो लोग उनको ताने दे रहे थे कि पेशावर में छुप के बैठ गया, कोई लोग ये कह रहे थे कि वो एक डरे हुए या बुज़दिल इंसान है और वो वापस नहीं आएंगे, तो उन सारे भिखारियों के मुंह के ऊपर तमाचा मारते हुए इमरान खान साहब वापस बनीगाला पहुँच गए। इसके बावजूद कि बनीगाला बहुत ख़तरे में है और कल से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बनीगाला के आसपास वर्दी में और वर्दी के बगैर इस तरह के लोग पाए गए हैं जिनकी सरगर्मियां मशकूक थीं। कुछ लोग ऐसी भी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं और कुछ व्हाट्सएप भी भेजे गए हैं जिनमें बताया गया है कि कुछ अफराद का दावा है कि वो खुसूसी मिशन पर बनीगाला के आसपास आए हैं। इनमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो यूनिफॉर्म्ड हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है, ये तो हुकूमत का और एजेंसियों का काम है और एजेंसियों को और हुकूमत को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके सबसे ज़्यादा एमएनएज और एमपीएज हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल ताकत पाकिस्तान के चारों सूबों में मौजूद है और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत भी है और पंजाब में भी अभी मार्का दोबारा होना है। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को क्या खतरे में डाला जा सकता है? वो तो पहुंच गया बनीगाला, लेकिन वो नहीं आया जो दवाई लेने गया था इसे 2.5 साल, पौने 3 साल पहले बरतानिया। यानी पूरी दुनिया के तमाम वाक़यात तब्दील हो जाते हैं। कोरोना आता है, इस दुनिया को झंझोड़ता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो नहीं आता जो दवाई लेने गया था। इमरान खान बार बार पेशावर जाता है, बार बार वापस आता है, लेकिन वो नहीं आया जो दवाई लेने लंदन गया था। इमरान खान की हुकूमत आई, हुकूमत चली गई, उसके भाई की हुकूमत आ गई जिसने गारंटी दी थी, लेकिन वो नहीं आया जो लंदन दवाई लेने के लिए गया था। मैं इस तरह की सैकड़ों मिसालें पेश कर सकता हूं, लेकिन ज़्यादा शर्मिंदा करना नहीं चाहता, क्योंकि शर्मिंदा उसको किया जाता है जो शर्म महसूस कर रहे हों। ये सारी एक घटिया सियासी चाल थी जिसके नतीजे में एक मुंतखब हुकूमत को गिराया गया। अब एक नई ऑडियो है जिसके ऊपर रख के कुछ बेकारी दानश्वर खेल रहे हैं। इस नई ऑडियो में एक खातून है और मुबैना तौर पे दूसरी आवाज़ मलिक रियाज की है। ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किसी तीसरी खातून को इन्होंने कोई अंगूठी देनी है हीरे की और वो दी जाएगी और उसके बदले में वो खातून कोई काम करवा के देंगी। 3 नाम इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। अच्छा, कुछ ट्विटर के ऊपर लोग दावा कर रहे हैं मलिक रियाज की बेटी हैं जो उनसे बात कर रही हैं। तो बाप और बेटी की कन्वर्सेशन को कौन रिकॉर्ड कर रहा था, ये एक नई चीज़ है। बहरहाल इसमें एक नाम जो है वो बीबी है, एक नाम फरा है और एक नाम खान है। अब इस पूरी ऑडियो के अंदर बुशरा बीबी की आवाज़ नहीं है, लेकिन बेकारी दानश्वर साबित कर रहे हैं कि एक्चुअली बुशरा बीबी इन्वॉल्व है और उनकी फ़ोटो भी लगाई हुई है बीच में। इस पूरी ऑडियो के अंदर फरा खान की भी आवाज़ नहीं है, लेकिन उसकी भी फ़ोटो लगाई हुई है बीच में। और ना ही इस पूरी ऑडियो में कहीं इमरान खान की आवाज़ है, ना इमरान खान का नाम है, तो उसको भी शामिल किया हुआ बीच में। तो भिखारी दानश्वर इधर की ऑडियो उठा के उधर की ऑडियो उठा के कुछ साबित करना चाहते हैं, ले जाएं इसको अदालत में। और मरियम नवाज की क्लियर ऑडियोज के ऊपर जिसमें वो खुद कह रही हैं, यानी भौंकने वाले कुत्ते करार दे रहे हैं इन्हीं मीडिया वालों को। वो मरियम नवाज खुद कह रही है कि मैं अपनी मीडिया मैनेजमेंट के मुताबिक चैनल्स को कंट्रोल कर रही हूँ। मरियम नवाज खुद कह रही है कि फ़लाँ चैनल को इश्तिहार दो, फ़लाँ को ना दो। उनका बुग़्ज़, उनकी नफ़रत सहाफ़ियों के साथ नज़र आ रही है। उस पर ये भिखारी दानश्वर एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है, एक जुमला बोलने को तैयार नहीं है, बिल्कुल उसके ऊपर खामोश रहते हैं, शर्माते हैं बात करते हुए। लेकिन एक ऐसी ऑडियो जो ना बुशरा बीबी की है, ना फराह खान की है, ना इमरान खान की है, उसके ऊपर उठा के, और इससे पहले एक ऑडियो थी आसिफ अली जरदारी की जिसकी करप्शन की दास्तानें यही सारे सियासतदान और मीडिया वाले खुद सुनाते रहे हैं। और आसिफ अली जरदारी के बारे में तमाम लोग कहते हैं कि यार आप तो करप्शन के ऊपर बात ना करें। जरदारी साहब की सियासत पे जितनी उंगली नून लीग ने और उनके भिखारी दानश्वरों ने उठाई है उतनी किसी ने नहीं उठाई। तो एक ऑडियो जरदारी साहब की थी और दूसरी पाकिस्तान के सबसे बड़े लैंड माफिया की आवाज़ मुबैना तौर पर ये लोग कहते हैं मलिक रियाज की थी। यानी मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी दोनों की एक तो झूठी ऑडियो बनाई थी। उन्होंने, मलिक रियाज ने कहा मैं हूं ही नहीं यार, ये फ्रॉड है। लेकिन अगर है भी तो उन 2 बंदों की बुनियाद पे अदालत से सर्टिफाइड सादिक और अमीन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी सहाफत है भिखारी दानश्वरों की।
बहरहाल इसकी बुनियाद पर भिखारी एक पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। तो फिर आप सोचें कि ये कहां तक ले जाएंगे मामले को। आज महंगाई इनके लिए मसला नहीं है, आज बढ़ती हुई गुर्बत इनके लिए मसला नहीं है, आज बिजली की बढ़ती हुई कीमत, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत, आटे की बढ़ती हुई कीमत, घी की बढ़ती हुई कीमत, ये सारी चीजें इनके लिए मसला नहीं है। इनके लिए मसला क्या है? इनके लिए मसला यह है कि एक किसी औरत ने किसी आदमी से बात की है, उठा के इल्जाम इमरान खान पे लगाओ, तो ये बुग़्ज़ से भरे हुए लोग हैं और ये बाज नहीं आएंगे और ना इनको सुकून मिलेगा। लेकिन इन्होंने एक कार्रवाई बहुत बड़ी डाली है। इन्होंने आईएसआई की जिम्मेदारी लगा दी कि अब वो बतौर वेटिंग एजेंसी काम करेगी। वैसे अगर कोई खास किस्म की पोस्टिंग है, मिसाल के तौर पे एक आदमी वजीर आजम के साथ लगने जा रहा है, उनका खास ऑफिसर, तो उसके बारे में तो जरूर एजेंसी की रिपोर्ट होनी चाहिए कि इसने वजीर आजम के साथ काम करना है। एक आदमी चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी या सेक्रेटरी दाखिला या इस तरह की कोई अहम तरीन सेक्रेटरी खारजा पोस्ट के ऊपर लगने जा रहा है, तो उसके ऊपर तो इनपुट होनी चाहिए। लेकिन एक बंदा जो है वो एफबीआर में काम कर रहा है, दूसरा बंदा नादरा में काम कर रहा है, तीसरा बंदा एजुकेशन में काम कर रहा है, चौथा हेल्थ में काम कर रहा है, पांचवा इरीगेशन में काम कर रहा है, छठा जंगलात में काम कर रहा है, सातवां वाइल्ड लाइफ में काम कर रहा है। जो लोग इन चीजों में काम कर रहे हैं तो इनका तो दिफा के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ना सालमियत के साथ। तो इनके लिए भी अब उन्होंने वेटिंग एजेंसी बना दिया शहबाज शरीफ ने आईएसआई को। ऐसी ज्यादती की, हमारी जबरदस्त किस्म की एक एजेंसी है दुनिया के अंदर, उसका नाम है, पकड़ के उसको वेटिंग एजेंसी बना दिया, स्टेटस दे दिया उनको कि ब्यूरोक्रेट्स की तैनातियां, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग और उनके जो भी तकररियां हैं उसके ऊपर जो है वो आईएसआई की रिपोर्ट आया करेगी तो फैसला हम किया करेंगे। यार तो आपको क्यों दिया इस मुल्क में अंदर इक्तदार? लोगों ने आप लोगों को क्यों इक्तदार दिया? यानी ये काम आईएसआई के करने का है। आईएसआई को इतना डिग्रेड तो ना करें कि अब वो ये काम करेगी। और क्या दुनिया की एजेंसियां ये काम करती हैं इस तरीके से और उनको ऐसे वेटिंग एजेंसी का सर्टिफिकेट दिया जाता है या नोटिफाई किया जाता है? शहबाज शरीफ ने तो ये कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी को बहुत गुस्सा है। फरदुल्ला बाबर का मैं आपको पहले ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं, दिस हैज बीन डन बिहाइंड द बैक ऑफ कोलिशन पार्टनर्स एंड पार्लियामेंट। ये जो सारा कुछ किया गया है ये हमारी पीठ पीछे किया गया है। जो हम इत्तेहादी जमातें और पार्टनर्स हैं उनकी पीठ पीछे किया गया है। वाई? क्यों किया गया है? इट इज नॉट अ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। ये कोई एक जमात की हुकूमत नहीं है नून लीग की। मस्ट बी अनएक्सेप्टेबल टू मैनी कोलिशन पार्टनर्स एंड दे मस्ट प्रोटेस्ट टू रिवर्स इट। ये बहुत सारे जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए काबिल कबूल नहीं है और उनको इस पर जरूर एहतजाज करना चाहिए। यूनिलैटरल अल्टरेशन इन सिविल सर्विस रूल्स मस्ट बी चैलेंज्ड, इट विल बी। उन्होंने कहा कि ये जो तब्दीली की गई है सिविल सर्विस रूल्स के अंदर, एक तरफा तौर पे इसको चैलेंज किया जाएगा और किया जाना चाहिए। दोबारा वो लिखते हैं एक और ट्वीट में, एन एजेंसी दैट फेल्ड टू चेक स्मगलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेयरविदॉल विच वॉज ब्लेम्ड ऑन वन लोन इंडिविजुअल। वो कह रहे हैं कि ऐसी एजेंसी जो नाकाम हो गई न्यूक्लियर जो जा रहा था पाकिस्तान से बाहर बकौल इनके, उसकी स्मगलिंग को रोकने में, और इल्जाम सिर्फ एक आदमी के सर पे धर दिया जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब पे लग गया था। फेल्ड टू डिटेक्ट उसामा बिन लादन हाइडिंग इन एबटाबाद। एबटाबाद में जो उसामा बिन लादन छुपा हुआ था उसको ढूंढने में भी नाकाम रहे। इट इज बीइंग टास्क्ड with reporting on competence and professionalism of civil servants। यानी उसको अब ये टास्क दिया गया है कि वो सिविल सर्वेंट्स की जो कंपिटेंस है और जो उनका प्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर रिपोर्ट्स तैयार करें। एवरीवन से नो, तमाम लोग कहें कि नहीं। अनएक्सेप्टेबल, ये नाकाबिल कबूल है। अब ये क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जब पाकिस्तान से न्यूक्लियर बाहर कहीं भिजवाया जा रहा था या उसकी स्मगलिंग हो रही थी तो उस वक्त ये एजेंसी नाकाम हो गई थी और उन्होंने इल्ज़ाम बाद में लगा दिया था एक आदमी के ऊपर, और वो इल्ज़ाम आपको पता है कि अब्दुल कदीर खान साहब के ऊपर लगा था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, हमेशा उनके लिए दिल से दुआ निकलती है। और दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि वही एजेंसी जो उसामा बिन लादन का पता नहीं करवा सकी एबटाबाद में, अब यानी उसको अब आपने काम लगा दिया है कि वो सिविल सर्वेंट्स के जो है वो अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितने कैपेबल हैं और कितनी उनके अंदर कंपिटेंस है और कितने वो प्रोफेशनल हैं।
उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, हम इसको कबूल नहीं करेंगे, और सब कहेंगे ये नहीं होगा। अब ये जो है फरतुल्लाह बाबर साहब हैं जरदारी साहब के बहुत करीबी और बहुत जरदारी साहब के ख़ास आदमी, और उनका ये कहना है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वॉइस है। ये एक्स सेनेटर भी रहे हैं और जरदारी साहब के साथ प्रेसिडेंसी में मौजूद होते थे, और मुझे अच्छी तरह याद है फरतुल्लाह बाबर की एक दिन शहबाज शरीफ तारीफ़ कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि एक फरतुल्लाह बाबर जो है वो कमाल है, बहुत सारे लोगों का मुकाबला कर सकता है और बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, ऐसा तजर्बाकार और शानदार आदमी है। तो फरतुल्लाह बाबर ने ना सिर्फ ISI की तौहीन की है इन ट्वीट्स के अंदर, एक ट्वीट में तो तौहीन की है उन्होंने कि ISI ये भी नहीं कर सकी, ये भी नहीं कर सकी, तो उन्होंने ISI के बारे में नेगेटिव रिमार्क्स दिए हैं। अब उसके जवाब मौजूद है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता। लेकिन दूसरी में उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ को कोई हक नहीं पहुंचता कि अकेला फैसला करे और ISI को वेटिंग एजेंसी बना दे। हम कोलिशन गवर्नमेंट है, अकेला फैसला नहीं कर सकता, इसकी मुखालफत करेंगे और ज़रूर करेंगे। तो ये फरतुल्लाह बाबर को भी आपने सुन लिया है। अब आए कुछ और खबरें मेरे पास। इमरान खान साहब की जान को खतरे के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया है। नौजवानों की बड़ी तादाद बनी गाला की तरफ जा रही है, और आज रात को भी बहुत बड़ी तादाद में लोग बनी गाला के बाहर मौजूद होंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तगड़े जलसे कर लिए हैं, और अब खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ वो पंजाब में भी दोबारा जलसों का एक बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, और वो अपनी एहतजाजी सियासत को एक नई सिमत में लेकर जा रहे हैं। जबकि मौजूदा हुकूमत के पास मईशत को संभालने का किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल आखिरी लम्हात चल रहे हैं, उनकी जो कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है उसके बाद मैं बताऊंगा आपको अगले व्लॉग में कि PMLN के खिलाफ हिकमत अमली के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या चीज़ें तय कर ली हैं। राणा सनाउल्लाह का यह कहना है कि इमरान खान साहब की जिस वक्त जमानत मनसूख हो जाएगी तो जो सिक्योरिटी हमने उनको दे रखी है वही उनको गिरफ्तार कर लेगी। अब ये राणा सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश है, कोशिश है, लेकिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना इस हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। मेरी जब इमरान खान साहब से आखिरी दफ़ा बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है और जो होगा देखा जाएगा। मैंने उनसे कहा था ये आपको गिरफ्तार कर लेंगे और आपकी गिरफ्तारी फौरी तौर पे हो सकती है, तो उस पर उन्होंने कहा था कि जो होगा देखा जाएगा, मैं अपनी पॉलिटिक्स करूंगा और आखिरी वक्त तक इनका मुकाबला करूंगा। ये जो ज्यादती इन्होंने मेरे मुल्क के साथ की है, ये मेरे साथ नहीं मेरे मुल्क के साथ हुई है। अच्छे भले चलते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मिसाल के तौर पे चंद चीज़ें और आपके सामने रख देता हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान पहली मरतबा जो ऑलिव कौंसल है आलमी सतह पे, इंटरनेशनल ऑलिव कौंसल, उसका हिस्सा बन गया। ये इमरान खान से साहब के जो इक़दाम हैं उसके नतीजे में अमेरिका को इमरान खान साहब ने 9 महीने के अंदर जो एक्सपोर्ट्स की हैं, आखिरी 9 महीने, वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2021-22 का जो बजट था उसके आखिरी 3 महीने तो शहबाज शरीफ ले गया। तो जो पहले 9 महीने उनके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। 40.27%, 40.27% अमेरिका को एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। मिडिल ईस्ट से जो इन 9 महीनों के अंदर ऑर्डर्स मिले हैं वो $2.2 अरब के गोश्त जो प्रोसेस करा के पाकिस्तान भेजता है उसके ऑर्डर मिले हैं। अच्छा, इसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने गुज़िश्ता साल तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। GDP इमरान खान साहब 6% पर ले गए थे। एहसन इकबाल ने अभी जो हदफ मुकर्रर किया है वो 5% का किया है। अब आप अंदाज़ा करें, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 9 महीने में GDP की जो रेशो थी वो 6% पे जाके उन्होंने लॉक की। ऐसा शानदार काम उन्होंने किया, अंदाज़ा नहीं था कि 6, और वो ये कह रहे थे कि हम 7% तक जाने की कोशिश करते और इसको ले जाते 7% तक। मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने जो अपना टारगेट ही सेट किया है वो 5% पे किया है। 5% पे सेट किया है, 4% पे पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। जितनी इन्होंने गैस महंगी कर दी है, जितनी ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, जितनी इन्होंने बिजली महंगी कर दी है, इसके बाद कौन करेगा पाकिस्तान में प्रोडक्शन? इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगी गैस के साथ कौन बनाएगा पाकिस्तान में चीजें? और इतनी महंगी बनी हुई चीजों को कौन दुनिया में खरीदेगा? कंपटीशन ही खत्म कर दिया है इन्होंने। 47% IT एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा किया इमरान खान साहब के दौर में। और अभी एक खबर आई है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने मुल्क की IT की बरामदात तरक्की की जानिब गामजन होने के हुकूमती दावे की तरदीद कर दी है। यानी इससे पहले जो इमरान खान साहब का दौर था उसमें 47% का इजाफा हुआ था IT एक्सपोर्ट्स के अंदर। अभी जो हुकूमत आई है उन्होंने 45-50 दिन के अंदर अंदर इस तरह के 1-2 कारनामे कर दिए हैं कि IT का आपका शोबा पूरा को पूरा बैठ गया है और आप $1 अरब पीछे रह जाएंगे अपने हदफ से। और ये जो है पूरी की पूरी एक रिपोर्ट है जो पेश कर दी गई है। तो IT को डेंट डाला है
मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने, जबकि पाकिस्तान आईटी में बहुत तेजी से आगे जा रहा था और पाकिस्तान अपना एक मुकाम बना सकता था, एक जगह ले सकता था आईटी के शोबे में, लेकिन बदकिस्मती से अब यह नहीं हो पाएगा। 2022 के पहले 3 महीने में पाकिस्तान ने जो टेलीफोन बनाए, पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फोन, वो 71,60,000 फोन्स बनाए हैं। पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर खुद से यहां गाड़ियां बनना शुरू हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग, और ये भी इस दफा हुआ है। और 4 अरब से जायद का मुनाफा इनकी खरीदो फरोख्त की सूरत में पाकिस्तान को मिला है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें 33% इजाफा हुआ है, जबकि पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक साइज है वो 383 अरब डॉलर्स तक पहुंच गया है। इतनी तेजी से तरक्की की शरह पाकिस्तान की बढ़ी है। जो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हुआ 23.5%। और बहुत सारी चीजें मैं आपको गिनवा सकता हूं, लेकिन ये सारा कुछ इमरान खान साहब के दौर में होता रहा है। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों ने इमरान खान को निकाला और निकालकर जोकर्स का टोला लाकर बिठा दिया जो इंपोर्टेड सरकार चला रहे हैं, और वो अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ मजाक कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और लेक्चर देते हैं जाकर बैठ के हमारे फौजी जवानों को। ये स्टाफ कॉलेज के अंदर जाकर लेक्चर देंगे। मैं उस लेक्चर को क्या समझता हूं मैं आपको बता देता हूं। एक तरफ कुर्सी पे शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं टेबल रख के और लेक्चर दे रहे हैं पाक फौज के यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स को। एक्चुअली वो लेक्चर पता किस चीज का था? वो इस चीज का था कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं ज़हनी टॉर्चर, कि एक ऐसा आदमी जो करप्ट है, बेईमान है, जिस आदमी के ऊपर इल्जाम है मनी लॉन्ड्रिंग के, मुलजिम है, जमानत पे है, वो अगर वजीर आजम बन के आपको लेक्चर देने के लिए आ जाए तो इस तकलीफ को, इस ज़हनी टॉर्चर को आपने कैसे बर्दाश्त करना है। मेरे ख्याल में वो जो लेक्चर उनकी ऐसी तरबियत और ट्रेनिंग का हिस्सा था कि चेक किया जाए कि ऑफिसर्स दिमागी तौर पे कितने मजबूत हैं और कितना टॉर्चर ज़हनी तौर पे बर्दाश्त कर सकते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।